Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to complete our remaining portion in the laser. In the previous lecture अगर आपको याद हो तो हमने लेज़र के बारे में पढ़ा कि लेज़र क्या होती है और हमने वहाँ से देखा कि लेज़र जो है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का नाम है और ये चीज़ जो है ये हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में। और उसके बाद फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड एमिशन में और जो नॉर्मल आपकी स्पॉन्टेनियस एमिशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी की थी और हमने ये देखा था कि इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे आपने स्पॉन्टेनियस एमिशन करानी है या आपने स्टिमुलेटेड एमिशन करानी है, दोनों के लिए इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन जो है दैट इज़ वेरी नेसेसरी। ये बातें हमने यहाँ पे सारी रीड आउट की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन में अगर आपकी नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो इन द हाई एनर्जी स्टेट जो है वो ज़्यादा हो जाएं एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट, तो उस सिचुएशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देखी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है कि ये नॉर्मल स्टेट है। पॉपुलेशन इन्वर्जन में देखिए नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं अब आपको इन दोनों में से ये जो थी आपकी ये आपकी जो थी वो नॉर्मल स्टेट थी। नॉर्मल स्टेट में वो आपको बता रहे थे कि लो एनर्जी स्टेट में नॉर्मल पॉपुलेशन में लो एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। जबकि जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात की थी तो ये आपको यहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स थे पॉपुलेशन इन्वर्जन में वो लो एनर्जी स्टेट में कम थे और उसके मुकाबले में हाई एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स जो है उनकी तादाद इंक्रीज़ हो गई थी और इस सिचुएशन को जो है वो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते थे। ये मैंने आपको तब बताया था और इस पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से ही आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन होती थी। ये चीज़ भी हमने यहाँ देखी कि ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हुई थी इसी की वजह से यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही थी और उस स्टिमुलेटेड एमिशन को ही जब वो आपकी इंसिडेंट वो जो रेडिएशन है इंसिडेंट फोटोन के साथ आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन भी उसी डायरेक्शन में मूव करे तो फिर आप इसको लेज़र का एक्शन कहते हैं। हाईली इंटेंस फोकस्ड और यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस होती है और उसको हम लेज़र कहते हैं। ये सारा लेज़र एक्शन जो है वो आपने पढ़ा था। ठीक है, अब इस तरह की लेज़र जब बाहर आती है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था कि जब ये लेज़र इस तरह की लेज़र जब बाहर आती है तो फिर हम उसको ये इस तरह से फिर हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कैसे कर सकते हैं? टू इमिट द इमीडिएट फोटॉन्स मस्ट बी कन्फाइंड इन द असेंबली लॉन्ग इनफ टू स्टिमुलेट फर्दर इमिशन फ्रॉम अदर एक्साइटेड एटम्स। यानी हम इस जो आपकी स्टिमुलेटेड लेज़र है इसको अगर हम इस तरह से कन्फाइन कर लें किसी इस तरह से इस अपरेटस की बात करें कि अगर हम इस तरह से इसको कन्फाइन कर लें और इस कन्फाइनमेंट के अंदर अगर हम एक तरफ जो है ये इसका कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर है और दूसरी तरफ पार्शली सिल्वर्ड मिरर है। कम्प्लीटली सिल्वर्ड में और पार्शली सिल्वर्ड मिरर में ये फ़र्क होता है कि यहाँ से लेज़र बाहर नहीं जा सकती और इस पोर्शन से जो इसका सेकंड पोर्शन है इस तरफ से यहाँ से लेज़र जो है ये बाहर जा सकती है, इजेक्ट हो सकती है। जहाँ से आपको नज़र आ रही है कि ये जो लेज़र है ये यहाँ से इजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बताया कि आप अगर इस तरह का एक वो एक ऐसा वेसल एक ऐसा सेटअप ले लें कि जिसमें आप इमिटेड फोटॉन्स के असेंबली मतलब मज़ीद आप लेज़र को मज़ीद क्लियंस करा के उसको इंक्रीज़ करा सकें, तो फिर इस तरह के सेटअप में जो है मज़ीद आप इंक्रीज़ कर सकते हैं लेज़र एक्शन को। यानी दिस इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग द मिरर्स एट द टू एंड्स ऑफ द असेंबली। यानी अगर आप दो तरफ जो है वो मिरर कंसिडर कर ले, वन एंड इज़ मेड टोटली रिफ्लेक्टिंग। टोटली रिफ्लेक्टिंग वो होता है जो आपका सिल्वर्ड मिरर होता है। ठीक है ना, ये आपका टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये किसी भी रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता। बल्कि दूसरा एंड जो है वो आपका सेमी सिल्वर्ड मिरर है जो कि कुछ रेडिएशंस को जो है वो बाहर इजेक्ट होने देता है। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको सिचुएशन बताई है। एंड द अदर एंड इज़ द पार्शली ट्रांसपेरेंट टू अलाउ द लेज़र बीम टू स्केप एज द फोटॉन्स मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब है कि अब इसके अंदर जो फोटॉन्स हैं वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, वो कोलाइड करके रैंडम मोशन करेंगे, इसके अंदर बैक एंड फोर्थ क्लियंस होंगी। ठीक है, तो वो जो बैक एंड फोर्थ क्लियंस इसके अंदर हो रही हैं उसकी वजह से आपके पास अब ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो ज़्यादा उसको इन्हेंस करेगी, इंक्रीज़ होगी। और वो स्टिमुलेटेड एमिशन जो इंक्रीज़ हो रही है वो यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेज़र बीम जो है वो इजेक्ट हो सकती हैं। ठीक है,
तो एज द फोटॉन्स मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग मिरर्स दे कंटिन्यू टू स्टिमुलेट अदर एक्साइटेड एटम्स टू इमिट द फोटॉन्स, क्योंकि इस दौरान वो दूसरे एटम्स को भी एक्साइट करेंगी ताकि वो फोटॉन्स को इमिट कर सके। तो फोटॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे सिर्फ इस एंड से, यानी इस एंड से जो आपका सेमी सिल्वर्ड मिरर है, इस एंड से सारे अंदर सारी कोलिजन्स होंगी, अंदर अंदर जो है वो बैक एंड फोर्थ कोलिजन्स होंगी इसके अंदर, इस ग्लास जार के अंदर, और उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन जो है वो इस एंड से बाहर निकलेगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है आपको दे कंटिन्यू टू स्टिमुलेट अदर एक्साइट, और दूसरे एटम्स को भी वो एक्साइट करते रहेंगे, जितनी दफ़ा कोलाइड करेंगे उतनी दफ़ा एक्साइटेशन इंक्रीज करेंगे, दूसरे एटम्स को भी एक्साइट करेंगे, और फिर इमिशन जो है वो इंक्रीज होगी फ्रॉम दिस एंड, और लार्ज नंबर ऑफ लेजर बीम जो है वो प्रोड्यूस होगी। एज द प्रोसेस कंटिन्यूज द नंबर ऑफ द फोटॉन्स मल्टीप्लाई एंड द रिजल्टिंग रेडिएशन इज देयर फॉर मच मोर इंटेंस एंड कोहरेंट देन द और फ्रॉम एनी ऑर्डिनरी लाइट, यानी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आपको लेजेंस इंक्रीज होंगी उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे इंटेंस और कोहरेंट बीम जो है वो लेज़र बीम वो प्रोड्यूस होती जाएगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ऑर्डिनरी सोर्स, यानी लेज़र जो है वो किसी भी विजिबल ऑर्डिनरी सोर्सेज से बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंस और फोकस्ड बीम है, तो जो आपके दूसरे एंड से जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने हीलियम नियॉन लेज़र, जो कि बड़ा मशहूर लेज़र है। हमने कहा था कि हमने एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना है लेज़र के अंदर जो जिसमें मेटास्टेबल स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हूँ। मेटास्टेबल स्टेट्स, ये देखें, ये आपका हीलियम नियॉन लेज़र है। इसमें हम देख सकते हैं इस हीलियम नियॉन लेज़र में कि हमारे पास, ये उन्होंने आपको फिगर में दिखाया कि हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम में भी मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट कर रही है और नियॉन में भी मेटास्टेबल स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करिए, और दोनों ऐसे मटेरियल्स हैं कि दोनों की जो मेटास्टेबल स्टेट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, हीलियम की भी और नियॉन की भी। दैट्स वाई हम ऐसे दो गैसेस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं उस लेज़र को प्रोड्यूस कराने के लिए जिन दोनों की मेटास्टेबल स्टेट्स जो हैं वो सेम है, और हीलियम और नियॉन दोनों की मेटास्टेबल स्टेट्स आप देख रहे हैं कि वो सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है एक दूसरे की। दोनों की एनर्जी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोनों की एनर्जी भी लिखी है। हीलियम की है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटास्टेबल स्टेट की, ग्राउंड स्टेट से जो एनर्जी डिफरेंस है, जबकि नियॉन का जो है वो है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखा हुआ है नियॉन का। तो यहाँ पे हीलियम का जो है मेटास्टेबल स्टेट 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट के जो एनर्जी डिफरेंस है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है वो ग्राउंड स्टेट से आपको लिख के दिखाया उन्होंने कि ग्राउंड स्टेट से उन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपका दोनों मेटास्टेबल स्टेट्स का, हीलियम का और नियॉन का, वो 20.61 और 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल है तो एक दूसरे की मेटास्टेबल स्टेट्स दोनों के इक्वल है। अब जब ऐसा होगा तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि नियॉन में, ये देखिए, नंबर ऑफ मेटास्टेबल स्टेट्स वो होती हैं जहाँ पे वो ऐसी एक्साइटेड स्टेट होती है जहाँ ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और फिर जब वो इकट्ठे नीचे आते हैं तो वो फोटॉन्स इमिट करते हैं स्टिमुलेटेड बीम की सूरत में, और स्टिमुलेटेड इमिशन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे होगा, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र में इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लेज़र यूज्ड इन फिजिक्स लेबॉर्ट्रीज। इट्स डिस्चार्जेस, ये क्या डिस्चार्ज करता है, ट्यूब इज़ फिल्ड विद 85%, यानी इसके जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो फिल्ड होती है 85% हीलियम से और 15% नियॉन गैस से। नियॉन गैस जो है वो एक इनर्ट गैस है। ठीक है, तो उससे ये दो जो है वो गैसेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, हीलियम का और नियॉन का, और दोनों से वो फिल्ड होती है। 85% में हीलियम होती है और 15% में नियॉन। द नियॉन इज़ द लेजिंग और एक्टिव मीडियम इन विच द ट्यूब, आपकी जो है वो लेजिंग मीडियम है या एक्टिव मीडियम होती है जिसमें वो आपका उस ट्यूब के अंदर जो वर्क कराने में बड़ा हेल्पफुल होती है ये नियॉन गैस। बाय चांस हीलियम एंड नियॉन हैव नियरली आइडियल मेटास्टेबल स्टेट्स, और दोनों की मेटास्टेबल स्टेट्स तकरीबन एक जैसी हैं, यानी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल, ये दोनों आप देख सकती हैं। The high voltage electric discharges excites the electrons in some of the helium atoms to 20.61 electron volt state. In this laser, जो population inversion है in the neon is achieved by direct collisions with the same energies, same electrons of the energy electrons of the helium atoms. Thus, excited helium atoms collide with the neon atoms, each transferring on its own 20.61 electron volt of the energy to the electron in the neon atom, along with 0.05 electron volt of kinetic energy from the moving atom। यानी कि वही सारा प्रोसेस है जो आपने पहले पढ़ा है
कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये देखें कि हीलियम और नियॉन दोनों गैसेस का कॉम्बिनेशन कंसीडर किया। हीलियम जो है वो 85% में एग्जिस्ट करती है, जबकि नियॉन जो है वो आपकी 15% में एग्जिस्ट करती है इस पूरी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और दोनों का तकरीबन एनर्जी लेवल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो सेम है, 20.61 और 20.66, दोनों का तकरीबन ऑलमोस्ट सेम मेटास्टेबल स्टेट के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और फिर जब आप इसके ऊपर कोई हाई एनर्जी फोटोन जो है वो फॉल कराएंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी और यानी इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन होगी ना, पहले इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन के बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी और उसके बाद जो स्टिमुलेटेड इमिशन जो है वो इसमें से इमिट होगा। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से, तो ये सारी बातें उन्होंने आपको यहाँ पे बताई हैं। और दोनों का यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो जब आप एक्साइटेड हीलियम एटम्स जो हैं वो नियॉन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, दोनों एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे ना, मेटास्टेबल स्टेट में। तो जब हीलियम के जो एक्साइटेड एटम्स हैं नियॉन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो वो अपनी ट्रांसफ़र करेंगे अपनी एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एन इलेक्ट्रॉन इन द नियॉन। तो नियॉन को ट्रांसफ़र करेंगे, नियॉन एटम के इलेक्ट्रॉन को, और उसके साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। कितनी काइनेटिक एनर्जी वो आपको वो बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र करें 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे वो आपको ट्रांसफ़र करें। कौन ट्रांसफ़र करें? हीलियम एटम्स नियॉन एटम्स को ट्रांसफ़र करें, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र करें फ्रॉम मूविंग उसकी मोशन की वजह से। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन एटम्स आर रेज टू, और उसके नतीजे में जब हीलियम एटम्स, जब यहाँ पे जो हीलियम एटम्स हैं वो जब कोलाइड करेंगे नियॉन एटम से, तो उसके नतीजे में नियॉन एटम्स जो है इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन करके हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और हाई एनर्जी और पॉपुलेशन इन्वर्जन कर लेंगे। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी तो उसके बाद जब वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे या लो एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करेंगे तो फिर वो फोटॉन्स जो हैं वो इमिट करेंगे, उसी हाई एनर्जी के फोटॉन्स जो हैं वो इमिट करेंगे। तो इस तरह से जिसको जो लेज़र प्रोड्यूस करेंगे, जब स्टिमुलेटेड इमिशन होगी तो लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होंगे इन द सेम डायरेक्शन, और वो उसको हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कलेयन हो रही है हीलियम एटम्स की नियॉन एटम्स के साथ। नियॉन एटम्स जो हैं वो एक्साइट होकर मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है। फिर वो जब वापस नीचे आते हैं, क्योंकि उन्होंने नीचे तो आना ही है, तो फिर वो फोटॉन्स जो है वो स्टिमुलेटेड इमिशन के जरिए से इमिट करते हैं। In this way, a population inversion is sustained in the neon gas relative to an energy level of 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस तरह से पॉपुलेशन एनर्जी जो है वो सस्टेन की जा सकती है नियॉन गैस में 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से। और ये वो क्या कह रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि ये देखें आप यहाँ पे 18.70 एनर्जी लेवल जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप इधर पॉपुलेशन इन्वर्जन कर सकते। ये एनर्जी डिफरेंस है ना, 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी डिफरेंस है इस स्टेट का, ये जो आपको बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट। तो इन दोनों स्टेट्स का जो एनर्जी डिफरेंस है आपस में, वो आपको 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप पॉपुलेशन इन्वर्जन करा सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन से पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी। स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में आपको नज़र आ रहा है कि जैसे एक ही जो आपका एटम है जब वो डी एक्साइट होकर नियॉन से ऐसे नीचे आ रहा है तो पहले वो क्या करेगा, ये जो एक फोटोन इमिट हो रहा है, ये एक फोटोन इमिट आपको दिखा रहा है कि एक एटम जब नियॉन से नीचे वाली स्टेट में आया है तो उसने स्पॉन्टेनियस एमिशन की है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में एक फोटोन इमिट होता है, ठीक है। उसके बाद यानी ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ऐसे ही होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब ये बाकी के रिमेनिंग सारे के सारे जो एटम्स हैं जब वो नीचे आएंगे अपनी लोअर स्टेट में, तो फिर उसके नतीजे में स्टिमुलेटेड इमिशन जो है वो हाई एनर्जी जो है हाईली इंटेंस फोकस्ड और यूनी डायरेक्शनल बीम प्रोड्यूस होगी, जिसको हम स्टिमुलेटेड इमिशन के नतीजे में, जिसको हम लेजर एक्शन कहेंगे। तो स्टार्ट वो स्पॉन्टेनियस इमिशन से होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो स्टिमुलेटेड इमिशन भी होगी। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया कि स्पॉन्टेनियस इमिशन फ्रॉम द नियॉन एटम्स इनिशिएट लेजर एक्शन। लेजर एक्शन को शुरू स्पॉन्टेनियस इमिशन करेगी, जिसके नतीजे में एक फोटोन आपने देखा कि वो इमिट हुआ है, एंड स्टिमुलेटेड इमिशन काजेज द इलेक्ट्रॉन्स इन द नियॉन टू ड्रॉप फ्रॉम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाद में ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन है ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से जब 18.70 एनर्जी लेवल पे वो ड्रॉप होंगे इलेक्ट्रॉन्स या जो एटम्स जो है वो डीएक्साइट होंगे, तो फिर उसके बाद उसके नतीजे में रेड लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर जो है वो इमिट होगी। और ये रेड लाइट की वेवलेंथ होती है ना, तो जो लेज़र लाइट है वो 632.8 नैनोमीटर की रेड कलर की आपको नज़र आएगी, जिसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो उसके साथ जनरेट होगी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी उसके साथ हारिज होगी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारा लेज़र एक्शन था जो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है।
अब हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ लेज़र की तरफ कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र विच वी हैव यूज्ड इन आवर डेली लाइफ और विच वी आर स्टिल यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, जो हम यूज़ करते हैं। और वो क्या है, सबसे पहले देखें कि फर्स्ट पॉइंट आपका है कि लेज़र बीम्स आर यूज्ड एज सर्जिकल टूल फॉर वेल्डिंग डिटैच्ड रिटेन्स, यानी लेज़र बीम को हम यूज़ करते हैं सर्जिकल टूल के तौर पे वेल्डिंग के प्रोसेस के लिए। यानी बहुत सारी बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं स्टील की, जो कि हमें उनमें होल्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते, तो फिर उनको उन छोटे छोटे होल्स को वो जो जहाँ से वो जो रप्चर्स होते हैं उनको कवर अप करने के लिए वहाँ पे हम वेल्डिंग के प्रोसेस में लेज़र बीम को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट आपका उन्होंने क्या कहा है कि the narrow intense beam of laser can be used to destroy tissues in a localized area. Tiny organelles with a living cell have been destroyed by using laser to study how the absence of that organelle affects the behavior of the cell. यानी कहीं पे भी कोई इस तरह के टिश्यूज़ हैं जो कि आपके जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं आपके टिश्यूज़ को, तो आप उनको डिस्ट्रॉय, वो यूज़ हो सकती है लेज़र बीम टू डिस्ट्रॉय द टिश्यूज़ इन अ लोकलाइज्ड एरिया। एक खास एरिया के ऊपर आप लेज़र बीम अगर, क्योंकि हाईली इंटेंस्ड फोकस्ड बीम है ना, तो आप उसे टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ जो हार्मफुल हों आपको उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए लेज़र बीम को यूज़ कर सकते हैं। तो जो टाइनी ऑर्गेनेलिज होती हैं विद अ लिविंग सेल के साथ, वो भी हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग द लेज़र। उसको लेज़र को यूज़ करके आप उन तमाम हार्मफुल इफेक्ट्स, वो जो टिश्यूज़ होते हैं और टाइनी ऑर्गेनेलिज होती हैं, वो उनको भी आप उन टाइनी ऑर्गेनेलिज को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि आपके लिविंग सेल्स को ख़राब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उसका फ़ायदा है। थर्ड जो है वो है फाइनली फोकस्ड बीम ऑफ द लेजर हैज़ बिन यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसेरियस एंड प्री कैंसेरियस सेल्स। कैंसेरियस सेल्स जो हैं वो ओवर ग्रोइंग सेल्स होते हैं, यानी कुछ सेल्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, अपनी खास लिमिट से ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो वो कैंसेरियस बन जाते हैं। और प्री कैंसेरियस भी वही होते हैं, क्योंकि अभी तक अगर वो इतने ज़्यादा ग्रो नहीं किए होते तो वो कैंसेरियस से जो पहली वाली स्टेज होती है उन प्री कैंसेरियस सेल्स को भी और प्री कैंसेरियस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है लेज़र बीम। तो इसके लिए उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, द हीट ऑफ द लेज़र सील्स ऑफ कैपिलरीज एंड लिफ वेसल्स टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। सो आपका ये जो फोर्थ पॉइंट है कि द हीट ऑफ द लेजर सील्स ऑफ कैपिलरीज एंड लिफ वेसल्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिजीज, वो ये कहता है कि जितने वो जो हीट एनर्जी उसके साथ रिलीज होती है, आपने देखा था कि 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लेज़र, जब वो रेड लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो साथ रिलीज होती है। वो हीट एनर्जी जो है वो वेरियस पर्पज़ के लिए हमारे पास काम आ सकती है। जैसे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स जो हैं उनके अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो, और उस ब्लॉकेज की वजह से वो ब्लड सर्कुलेट ना कर सक रहा हो, तो फिर उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए वो हीट एनर्जी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी में कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स हैं उनको, ताकि कोई फर्दर डिजीज़ जो है वो स्प्रेड ना कर सके। तो उन सील्स को ओपन करने के लिए, ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए हम वहाँ पे वो हीट एनर्जी जो है वो लेज़र एक्शन की वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा अब ये पॉइंट नंबर 5 है आपका, the intense heat produced in a small area by the laser beam is also used for welding and machining metals and for drilling tiny holes in hard materials। यानी अगर अपने हार्ड मटेरियल्स के अंदर होल्स करने हैं तो उसके लिए भी वो जो इंटेंस हीट उसके साथ प्रोड्यूस होती है लेज़र के साथ, वो आप वेल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और मशीनिंग मेटल्स को के मशीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। टाइनी होल्स आप उससे प्रोड्यूस करा सकते हैं किसी भी हार्ड मटेरियल्स के अंदर। ये जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वो आपने ये हीलियम नियॉन लेज़र के डू यू नो में एप्लीकेशन भी आपको दिखा रहे हैं कि द हीलियम नियॉन लेज़र बीम इज बीइंग यूज्ड टू डायग्नोज डिजीजेस ऑफ द आई की डिजीज को रिमूव करने के लिए भी लेज़र यूज़ होती है। द यूज़ ऑफ द लेज़र टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ ऑप्थेमोलॉजी इज़ वाइड स्प्रेड, और आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। हमारे तकरीबन जितने भी जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो बल्कि यंग लड़कियां भी जो अगर जो हमारे बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं कि अगर हमें आई साइड ख़राब हो गई है तो उसका लेज़र ऑपरेशन करा लेते हैं और उस आई साइड को जो है वो ठीक करवा लेते हैं। रेटिना अगर अपनी जगह पे नहीं है वो, या वो सही तरह से फोकस नहीं कर पा रहा चीज़ों को, तो उसको लोकेट करने के लिए और वो आई डिजीज़ को रिमूव कराने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो उनमें एक ख़ास किस्म की आई डिजीज़ आ जाती है, ठीक है, उसको मोतिया का जो ज़्यादातर वो कहते हैं कि हम ऑपरेट करा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये लेज़र एक्शन जो है वो यूज़ होता है बगैर किसी कट के और बगैर किसी वो जो आपकी
ब्लड वेस्टेज के आप ये ऑपरेट जो है वो करा सकते हैं आसानी से। तो ये बड़े यूज़फुल है लेज़र टेक्निक, जो हमने सब ने अपनी डेली लाइफ में ऑलमोस्ट यूज़ की होगी। उसके बाद ये है द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस ऑफ द लेज़र बीम इज़ आल्सो यूजफुल फॉर द सर्वायर, यानी मेटल्स में भी यूज़, यानी आप देख रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन ना सिर्फ मेटल्स के लिए है, बल्कि मेटल्स में मशीनिंग मटेरियल्स के लिए, बल्कि हमारी बियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा कैपिलरीज में, आई डिजीज़ में हमने देखा उन वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसी तरह आप 6 पॉइंट है द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस ऑफ द, क्योंकि बिल्कुल सीधी जाती है लेज़र बीम, ये बहुत यूज़फुल होती है फॉर द सर्वायर्स फॉर लाइनिंग अप इक्विपमेंट, स्पेशली इन इनएक्सेसिबल लोकेशंस में, जहाँ पे कोई आम ऑर्डिनरी बीम पहुँच नहीं सकती, उस तरह की इनएक्सेसिबल लोकेशंस में भी इक्विपमेंट की लाइनिंग अप के लिए जो है ये बड़ी यूज़ होती है, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रेट होती है। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट है इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शंस, यानी अगर ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो इसके साथ रिलीज़ हो रही है, आप इसे फ्यूजन रिएक्शंस में भी एक सोर्स के तौर पे, पोटेंशियल एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए। फ्यूजन रिएक्शन आपको पता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम, और अभी तक तो ये सन के अंदर होता है फ्यूजन रिएक्शन, लेकिन अगर हम उसको ज़मीन पे कराना चाहते हैं तो हम एज अ पोटेंशियल सोर्स एनर्जी के तौर पे, एनर्जी सोर्स के तौर पे हम अपनी लेज़र को यूज़ कर सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन के लिए। सो 8th पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन अलॉन्ग द ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स में से जब लेज़र जाती है तो अगर अच्छे क्वालिटी का ऑप्टिकल फाइबर आप यूज़ करें तो फिर वो जो आपकी जो सिग्नल्स हैं वो डिस्पर्स नहीं होते, और आराम से आप, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है ना और हाईली फोकस्ड और इंटेंस बीम है, तो फिर इसकी वजह से सिग्नल ड्रॉप नहीं होते और सिग्नल डिस्पर्स नहीं होते, बल्कि आपको पूरी जो है वो आवाज़ वहाँ जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पूरी आवाज़ आपको पहुँच सकती है आउटपुट में। इसी तरह 9th पॉइंट में क्या है कि लेज़र बीम कैन बी यूज टू जनरेट 3 डायमेंशनल, यानी आपको ये 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करके देती है ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्रोसेस कॉल्ड होलोग्राफी। बड़ी यूज़ हो रही है आजकल, बड़ी मशहूर टेक्निक है होलोग्राफी की। होलोग्राफी वो टेक्निक है कि जिसमें आपको 3D इमेज, आपको लगता है कि वो इंसान आपके सामने खड़ा है और आपके अंदर मौजूद है, हालांकि वो कहीं और से बोल रहा होता है, और वो आपको अपने अंदर जो है आपके सामने मौजूद नज़र आ रहा होता है, वो उसका 3D इमेज होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल इमेज होता है, जो आप विद द हेल्प ऑफ दिस हाईली इंटेंस्ड फोकस्ड यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट लेज़र बीम से जो है वो प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये तमाम एप्लीकेशंस थी आपने देखी जो लेज़र बीम की आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और इसका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, आपका क्वेश्चन नंबर जो 20.9 है, तब भी हम इसको देखेंगे, ये वाला 20.9 जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेज़र ओवर द ऑर्डिनरी लाइट, तो उसमें हम ये आंसर ज़रूर राइट डाउन करेंगे। और इनमें से कुछ एप्लीकेशंस आप लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का आंसर होता है, तो आप ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, तो फिर आप इसमें से अगर 9 एप्लीकेशंस हैं तो आप कम से कम 3 और 4 एप्लीकेशंस तो इसमें लाजमी राइट डाउन करेंगे, ताकि आपको उसके 2 मार्क्स मिल सकें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हमारे पास ये आज हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। So that's all for today student. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you have any problem you can comment me also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.